गाइस, अगर आप लोग भी 2026 में सीईटी या लैब असिस्टेंट के लिए राजस्थान जीके की क्लासेस ढूंढ रहे थे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर टॉप 20 कुछ ऐसे क्वेश्चन किए हैं जहां पर हमने सिर्फ ना कि वन लाइनर किया है, उस टॉपिक को अच्छे से जितने भी वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो इंपॉर्टेंट निकाल दिया है। तो आपके इन 20 क्वेश्चन से समथिंग 200 जीके आपके तैयार हो जाएंगे और इसके बाद आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। चाहे तो आप लोग पीवाईक्यू वगैरह आप सीईटी के भी प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो। तो भाई यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड पार्ट 2 में राजस्थान के 20 क्वेश्चन और दूंगा। और एक इन्फॉर्मेशन, आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखना, क्योंकि 26 मार्च को हमारी विज्ञान की क्लास भी आने वाली है। तो एक बात और बता दूं कि भाई आप लोग साथ साथ में नोट करते चलोगे तो काफी बेटर रहेगा। तो बिना किसी देर के, बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को एंड तक देखना। तो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। जैसे सभी को पता होगा कि राजस्थान दिवस तो सभी को पता है, लेकिन यहाँ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर अगर आपको पूछे तो वन लाइन में 30 मार्च, लेकिन अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है। राजस्थान राजस्थान का संगठन कब हुआ था? संगठन 30 मार्च 1949 में हुआ। और ये कौन सा वाला चरण था? जल्दी से एक बार आपको याद होगा तो जल्दी से बताओ। ये था हमारे पास चौथा चरण, जिसका नाम था वृहद राजस्थान। क्या नाम था? वृहद राजस्थान। आइए और बात करें तो राजस्थान का इसका जो पूर्व नाम क्या था राजस्थान का? राजपुताना। क्या नाम था? राजपुताना। और आगे बात करें तो राजस्थान की जो स्थापना की थी, स्थापना किसने की थी? जल्दी से बता दो। स्थापना की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आगे बात करें, एक पॉइंट और है, अच्छा है। देखो राजस्थान का जो नाम है, राजस्थान का नाम वो जो है ना, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी पुस्तक में है ना, इन्होंने अपनी पुस्तक जो कि कब लिखी गई थी? 1829 में एक शब्द का यूज किया था। जो एक शब्द था वो था रायथान। इसी के आधार पर हमारे राजस्थान का क्या हुआ? नामकरण हुआ। किसके? रायथान। और रायथान का अर्थ क्या होता है? रायथान का जो अर्थ होता है वो होता है राजाओं की भूमि। क्या होता है? राजाओं की भूमि। अब देख लो, एक छोटे से, बाकी बहुत से डीप क्वेश्चन है लेकिन वो अभी नहीं करेंगे। अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ पर देख लो फर्स्ट क्या है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च। याद रखना, राजस्थान का संगठन कब? 30 मार्च 1949। ठीक है। आगे पूर्व नाम क्या था इसका? राजपुताना। और आगे बात करें राजस्थान की स्थापना किनके द्वारा हुई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। आगे बात करें राजस्थान का जो नाम है ना, कर्नल जेम्स के द्वारा उन्होंने अपनी पुस्तक में जो लिखी गई थी 1829 में, उसमें एक शब्द का प्रयोग किया था जिसका नाम था रायथान, और इसका अर्थ होता है राजाओं की भूमि। इसी के आधार पर हमारे राजस्थान का क्या है? नामकरण है। अब देखो इसमें क्या है कि ये जो चरण था, ये जो डेट है, वैसे तो राजस्थान और आगे डीप में पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा देख लो। जो राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट हुआ था ना, वो तो 18 मार्च से ही हो चुका था। 18 मार्च 1948 में। लेकिन ये वाला तो ये फर्स्ट चरण था और ये फोर्थ चरण है। फोर्थ चरण में इसलिए राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसमें ना जयपुर, जोधपुर, बीकानेर जैसी
जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जैसी बड़ी बड़ी रियासतें ना शामिल हुई थी राजस्थान में। तो इसी के दौरान हम अपने राजस्थान दिवस को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च 1949 में। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो एक बार, वो है राजस्थान का राज्य वृक्ष। भाई अभी भी बोल रहा हूँ कॉपी पेन लेके नोट करना, क्योंकि हर क्वेश्चन को इस टाइप से करेंगे कि आपके 2 से 3 जीके हर क्वेश्चन में कवर होते चले, और मिनिमम आपके इस सीरीज को खत्म होते होते 1000 से ज्यादा जीके तो मैं ही करवा दूंगा, मैं ही करवा दूंगा भाई। बाकी आप लोग देख लेना। चलो राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष एक लाइनर आंसर तो हमारा खेजड़ी। क्या है? खेजड़ी। ठीक है, इसके बारे में कुछ और पॉइंट लिखते हैं। इसे राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला? राज्य वृक्ष कब घोषित हुआ? राज्य वृक्ष घोषित कब हुआ? जल्दी से बता दो, क्या तुम्हें पता है राज्य वृक्ष घोषित कब हुआ? वो हुआ है सन 1983 में। आगे बात करें, इसके जो अन्य नाम थे, अन्य नाम देख लेते हैं। अन्य नाम जो कि है, फर्स्ट तो हमारे पास है थार का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, और सेकंड जो नेम है वो है राज्य गौरव। क्या है? राज्य गौरव। और आगे देखते हैं। अब जो हमारे पास एक और इसी में पॉइंट है वो है वैज्ञानिक नाम भी है एक इसका, एक वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे, वो है, चलो जल्दी से एक बार तुम कमेंट करके बताओ। तो इसका वैज्ञानिक नाम जो कि है प्रोसोपिस, प्रोसोपिस देख लेना, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इंग्लिश में भी लिख दे रहे, चलो कभी ऐसा दिख जाए, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सिनेरेरिया। देखो यहां से बहुत से, सबसे पहले तो फर्स्ट ही देखो, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी है। कब घोषित हुआ? 1883 में। अन्य नाम क्या है? एक तो है थार का कल्पवृक्ष, सेकेंड है राज्य गौरव। नेक्स्ट देखे तो वैज्ञानिक नाम जो है, इसी का वैज्ञानिक नाम लिख दो यार, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या याद रहेगा? क्या याद रहेगा? बिल्कुल एक बार नोट कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो कितने चरणों में हुआ? कितने चरणों में हुआ? क्योंकि कोई भी होता तो आंसर तो कितना देता? 7, लेकिन हम कुछ अलग करेंगे। कितने? 7 चरणों में हुआ। अब देखो 2-3 पॉइंट और नोट कर लेते, उनके बारे में भी बाद में विस्तार से पढ़ेंगे वैसे आगे चलते चलते, लेकिन अभी तो देखो यहाँ पर जो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में, पहला चरण था ना, वो प्रारंभ कहाँ से हुआ? एकीकरण शुरुआत जो हुई थी ना, शुरुआत जो हुई थी ना, वो हुई थी, शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 18 मार्च 1948। और जो समाप्त हुआ था ना राजस्थान, वर्तमान राजस्थान के साथ जो समाप्त तिथि थी ना, वो थी 1 नवंबर 1956 तक। जो इसको जो इस 7 चरण को पूरा होने में जो कुल समय लगा था, कुल समय कितने समय में समाप्त हुआ? तो वो हुआ था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिनों में, अब देखो चलो एक काम करते, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उन्हीं में वो 7 चरण पढ़ लेंगे, या फिर पढ़ ले। एक बात बता दो, जल्दी से बता दो। चलो एक काम करते, देख ही लेते, नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं ना। देख लो यहाँ से राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? वो हुआ था 7 चरणों में। शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1948 में। समाप्त कब हुआ? 1 नवंबर 1956। और इसको जो यहां से यहां तक जो 7 चरण हुए थे, इनको होने में जो कुल समय लगा था
जो कुल समय लगा था वो लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। अब देखो जो हमारे पास ये फर्स्ट चरण था, ये हमारे पास ये फर्स्ट चरण था जिसका नाम था, इसका जो फर्स्ट चरण का जो नाम था वो था मत्स्य संघ। ऐसे ही 6 और चरण थे, ऐसे ही ये तो फर्स्ट चरण था, फर्स्ट चरण ये वाला था। फर्स्ट चरण हमारे पास कौन सा था? मत्स्य संघ, जो कि कब हुआ था? 18 मार्च 1948। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान के 7 चरणों के नाम व तिथि। जो अभी पीछे टॉपिक चल रहा था उसी का एक अच्छा खासा टॉपिक है, 7 चरण के नाम बताने और वह तिथि बतानी है। तो इसका आंसर क्या होगा? चरण तो दे रखे, एक काम करते यहाँ चरण डाल देते एकीकरण के चरण और यहाँ पर डाल देते तिथि। ठीक है, आप साथ साथ में नोट करते चलना आप चाहो तो, ठीक है ना। अरे उल्टा लिख दिया इसको। देखो यहां पर जो फर्स्ट चरण था आपको बता दिया था मत्स्य संघ। इसकी डेट क्या थी? इसकी डेट क्या थी? 18 मार्च 1948। नेक्स्ट हमारे पास था राजस्थान संघ, इसे पूर्व राजस्थान भी बोलते हैं, राजस्थान संघ, या एक और इसका नाम है पूर्व राजस्थान। याद रखना पूर्व राजस्थान। ये कब हुआ था? ये हमारे पास हुआ था 25 मार्च 1948। नेक्स्ट हमारे पास है संयुक्त राजस्थान। क्या है? संयुक्त, लिखते चलना, संयुक्त राजस्थान। ये कब हुआ था? ये कब हुआ था? जल्दी से बताओ, क्या तुम्हें पता है? इनमें से कौन कौन से पता है वो भी कमेंट करते चलना। और नेक्स्ट हमारे पास संयुक्त राजस्थान हुआ था 18 अप्रैल। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948। नेक्स्ट हमारे पास है वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान, इसमें क्या हुआ था ना, बड़ी बड़ी विरासतें शामिल हुई थी। इसमें बड़ी बड़ी विरासतें शामिल हुई थी जिसकी डेट है 30 मार्च 1949। इसी के उपलक्ष्य में हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। इनको सबको डीप भी पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा खासा टॉपिक आन दो। इनको डीप पढ़ेंगे, लेकिन अभी जीके सीरीज के हिसाब से इससे ज्यादा डीप तो भाई नहीं जा सकते। तुम ही बता दो, इससे ज्यादा डीप जा सकते हैं क्या सिर्फ जीके सीरीज में? नहीं यार। उसके बाद जो 5वां था हमारे पास संयुक्त वृहद राजस्थान। क्या था? संयुक्त वृहद राजस्थान। ये कब हुआ था? ये हुआ था 15 मई में हुआ था। देखो 15 मई 1949। उसके बाद जो हमारे पास था वो था राजस्थान, सिर्फ राजस्थान भी बोल सकते हो, और राजस्थान संघ एक और, ये जो छठा चरण था इसे भी राजस्थान ही बोलो चलो अभी, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे ना, इसीलिए इसे राजस्थानी बोलो। ये कब हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1950, जो आप गणतंत्र दिवस मनाते हो। उसके बाद जो 7वां है वो है वर्तमान राजस्थान। ये कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। तो आपको मैंने अभी पहले बताया था कि इन चरणों को होने में कितनी अवधि लगी थी। किस किस को याद, एक बार जरूर कमेंट करके बता देना, मैं बाद में कमेंट पढ़ूंगा सभी के। तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, वो है, चलो तो अब देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी डीप पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी इसमें इतना ज्यादा कवर तो नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन पूछा है, कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो कहां पर है? हनुमानगढ़। कहां पर है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कहां पर है? कहां है? राजस्थान में है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में जानते हैं। ये जो शब्द है कालीबंगा, ये जो शब्द है पंजाबी भाषा, या एक और भाषा है वो है सिंधी। अरे चलो छोड़ो, उल्टा हो गया। सिंधी, पंजाबी भाषा व सिंधी के 2 शब्दों से मिलकर बनी है।
दो शब्दों से मिलकर बनी है, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द है हमारे पास? एक तो है काली और एक और है हमारे पास क्या है? बंगा। इनका अर्थ देख लेते हैं। काली मतलब काले रंग की, काले रंग की। और एक और जो बंगा है इसका मतलब है चूड़िया। पहले क्या हुआ था ना कि यहाँ के स्थल से क्या हुआ था कि खुदाई के दौरान यहां से बड़ी मात्रा में है ना, क्या हुआ? बड़ी मात्रा में, यहां बड़ी मात्रा में खुदाई के दौरान यहां बड़ी मात्रा में काली मिट्टी, याद रखना क्या पाया गया था? काली मिट्टी व पत्थर की चूड़ियों के टुकड़े। क्या मिले थे? पत्थर की चूड़ियों के टुकड़े। पत्थर की चूड़ियों के टुकड़े क्या मिले थे? पत्थर की चूड़ियों के टुकड़े मिले थे, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? कालीबंगा। इसके बारे में थोड़ा और देखें क्या? चलो जल्दी से बताओ। एक काम करते, चलो रहने दो, आगे फिर पढ़ेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है, चलो तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपको मुझ में भी और मेरी वॉइस में भी चेंजिंग दिखा होगा, तो आप लोग बताना कि ये आफ्टर आफ्टर 15 मिनट के बाद वाला लुक अच्छा लग रहा है या फिर उससे पहले वाला, वो बता देना। एंड वॉइस क्वालिटी का भी एक बार कमेंट करके बता देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई अभी भी बोल रहा हूँ, नोट करते करते चलना, काफी मजा आएगा यार। बाद में पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है हमारा बस इतने से में। तो क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, ताम्रवती नगरी किस सभ्यता को कहा जाता है? ताम्रवती नगरी किस सभ्यता को कहा जाता है? तो किस सभ्यता को कहा जाता है? वो है आहार सभ्यता। कौन सी? आहार सभ्यता। कोई पूछ ले तुमको कि ताम्रवती नगरी किस सभ्यता को कहा जाता है, तो आहार सभ्यता को। अब ये जो आहार सभ्यता है ये विकसित कहाँ हुई? विकसित की बात करेंगे, ये विकसित हुई थी हमारे राजस्थान के, तुम नोट कर लेना सही से, तुम्हें जैसे सही लगे, राजस्थान के उदयपुर जिले में, है ना? कहा? उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में भी कहा? आहार नदी के किनारे, आहार नदी के किनारे, इसीलिए इसका नाम आहार सभ्यता हो गया। ये कहाँ था? आहार नदी के किनारे। यार तुम सही कर लेना, राइटिंग में मत जाना। अब ये क्यों प्रसिद्ध थी? प्रसिद्ध की भी अगर कोई पूछ ले भाई, यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं यार। ये थी तांबे की वस्तुओं के व्यापक उपयोग तथा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। क्यों प्रसिद्ध थी? तांबे की वस्तुओं के व्यापक व्यापक उपयोग व्यापक उपयोग तथा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। यार मैं अगर स्लो लिखने बैठ जाऊंगा राइटिंग से तो बहुत टाइम लगेगा, आप लोग सुन के थोड़ा सही से उतार लेना। तांबे की वस्तुओं के व्यापक उपयोग तथा उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसके अन्य नाम भी देखना, अन्य नाम भी, अन्य नाम क्या क्या थे देखो। इसी ताम्रवती नगरी को किसे तांबे के शहर के नाम से भी जाना जाता है, तांबे के शहर के नाम से, ठीक है ना? और इसका अन्य नाम है, एक और है, वो है हमारे पास बनास संस्कृति। ओके, एक और नाम था इसका धूलकोट। क्या नाम था? धूलकोट। क्या नाम था? धूलकोट। अब देखो एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है समय अवधि। क्या है? समय। वो लगातार 3000 से 1500 लगभग, है ना? ये लगभग लिखना, लगभग 3000 से 1500 ईसा पूर्व। और इसी समय को क्या बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है, इसे, इस समय को क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाणकालीन। ताम्र पाषाणकालीन बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के लिए। ये सीधा पूछ सकता है कि जो हमारी आहार सभ्यता की समय लगा था उसका, उस समय को क्या कहते थे, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई?
ताम्रपाषाण कालीन समय। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हल्दी घाटी युद्ध किस वर्ष हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, पहले तो वन लाइनर आंसर जो हमारा सदैव चलता है वो है 1576, सन 1576। और परफेक्ट जो तिथि थी इसकी वो थी 18 जून 1576। ठीक है भाई, क्लियर। अब ये युद्ध किन किन के बीच हुआ, तो हमारे मेवाड़ के महाराणा प्रताप, मेवाड़ के महाराणा प्रताप, वीएस किसके बीच हुआ, और कौन था, वो था मुगलों का सम्राट, मुगलों का सम्राट, मुगलों के सम्राट अकबर की सेना, अकबर की सेना, सेना के बीच हुआ, सेना के बीच हुआ। अब ये जो अकबर की सेना थी, मुगलों मुगलों है ना, मुगलों की सेना थी ना, उसका नेतृत्व किसने किया, नेतृत्व यानी एक बात याद रखना, नेतृत्व का मतलब होता है लीडरशिप, मतलब इस कैप्टन है ना जो निर्देश देता है, ठीक है ना, कैप्टन जो निर्देश देता है भाई, मतलब तुम वो करो, जो रास्ता दिखाया ना वो दिखाया था हमें, इसका जो मुगलों की सेना का नेतृत्व किया था वो किसने किया था, आमेर के राजा, आमेर के राजा कौन, मानसिंह प्रथम ने, किसने, मानसिंह प्रथम ने किया था। ठीक है, प्रथम ने किया। और उसी के बाद हमारे महाराणा प्रताप की टीम का नेतृत्व किसने किया, सेना का नेतृत्व किसने किया, वो स्वयं महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, ठीक है, किसी ने महाराणा प्रताप व हकीम खान ने किया, किसने किया, हकीम खान। और एक बात याद रखना, जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप की जो सेना थी, कौन थी सेना, इसमें किस सेना का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो थी उस सेना को क्या कहते थे, भील सेना, भीलों की सेना है ना, भील सेना लिख दो, भील सेना। और इनका जो नेतृत्व किया था किसने किया था, भील सेना का नेतृत्व किसने किया था, वो किया था राणा, राणा पुंज भील ने किया था, किसने किया था, राणा पुंज भील ने किया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े क्या। अब तुम लोग आराम से बताओ, क्या तुम्हें एक ही जीके के अंदर बहुत सारी जानकारी देखने को मिल रही है या नहीं। अगर तुम्हें वीडियो अभी तक देख रहे हो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो जरूर कर ही सकते हो मेरे भाई। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, पीवाई के पहले क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो भी बताऊंगा मैं, पर उससे पहले छोटा सा हमारा जो टॉपिक है उसके आंसर देख लेते हैं। ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है, तो सीधा सा आंसर है फाबूजी, फाबूजी राठौर। ठीक है, और देखो और कुछ पॉइंट दिखाता हूँ इसमें, कि माना जाता है कि जो मारवाड़ में है ना, पश्चिम राजस्थान में, सबसे पहले ऊंटों को लाने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है, बाबूजी को ही जाता है। तो आप लोग लिख लेना है ना, कि माना जाता है कि जो श्रेय जाता है ना, रुको, सबसे पहले मारवाड़ लिख देता हूं मैं, मारवाड़ में ऊंटों को लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है, किसको जाता है, जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ और पॉइंट, जब ऊंट बीमार होते हैं ना, तो जो ऊंटों को पालने वाली जो जाति होती है, कौन सी जाति है, उस जाति का नाम है रायका। कौन सी जाति, रायका। एक पॉइंट और जो ये रायका ही जाति है ना, ये क्या करती है ना, ये जो है ना, बाबूजी को अपना आराध्य देव मानते हैं, बाबूजी को क्या मानते हैं, आराध्य देव।
और एक पॉइंट और, जो पाबू जी है ना, इनको किसका अवतार माना जाता है? तो भगवान लक्ष्मण का। ठीक है, याद रखना कि किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण, या सही से लक्ष्मण जी का अवतार। और पॉइंट, अब जब भी ऊंट बीमार होते हैं ना, जब बीमार होते हैं ना, तो ये जो जाती है ना रायका, ये ऊँटों के पालने वाले जो लोग होते हैं ना, वो पाबू जी की मन्नत मांगते हैं। क्या करते हैं? पाबू जी की मन्नत करते, ठीक है। उसके बाद तथा उनके नाम का धागा, उनके नाम का क्या करते हैं? धागा बांधते हैं, उनके नाम का धागा। और इसके इसी धागे को और भी बोलते हैं उनकी लैंग्वेज में, है ना, ताती। उनके नाम का धागा धागा बांधा जाता है। भाई बहुत अच्छा पॉइंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है वो हमारे पास उनके नाम का धागा बांधा जाता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक बार वापिस से, यहाँ से वैसे तो बहुत से क्वेश्चन, राय का ये भी एक बहुत अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद बात करें तो ऊँटों के बीमार होने पर, है ना, एक और चीज का प्रयोग होता है, बाबूजी के फंड। फंड, बाबूजी के फंड का वाचन किया जाता है। किसका? बाबूजी के फंड का। किसका? बाबूजी के फंड। तुम बस देखते रहो। ये जो फंड है ना, ये राजस्थान का सबसे लोकप्रिय फंड है। राजस्थान का लोकप्रिय फंड क्या है? लोकप्रिय फंड। अब इसमें जो है ना, इस फंड में क्या होता है, इस फंड में क्या होता है कि इसमें जो है ना, इसमें ये एक पॉइंट है आपके अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, रावण हत्था। रावण हत्था वाद यंत्र का प्रयोग होता है। किसका? यंत्र का प्रयोग होता है, प्रयोग। ये एक टाइप से गिटार की तरह, ये रावण हत्था ये क्या है, इसके बारे में एक पॉइंट देख लो। ये जो है ना, ये रावण बजाता था। किसके? ये रावण बजाता था। किस लिए? ये शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, है ना। कौन बजाता था? रावण। इसके अंदर तार होते थे, लाइक गिटार की तरह ये होता था। आपने देखा ही होगा, टीवी मूवी वगैरह पुरानी फिल्मों में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, अभी भी बहुत जगह यूज होता है। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट और अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक पॉइंट तो ये पीवाईक्यू है, एक पॉइंट ये वाली पीवाईक्यू जाति के बारे में पूछ जाता है, ये भी पीवाईक्यू है भाई। यहाँ से 3 क्वेश्चन तो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, शायद इनमें से 2 रिपीट भी हो जाए। उसके बाद और भी पॉइंट देख लिए कि किसके बाबूजी किसके अवतार, बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है, ठीक है। और क्या है? बस यही है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर? चलो बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ चुका है, तो एक बार देख लेना सही से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रसिद्ध घूमर नृत्य नृत्य किस राज्य का है? प्रसिद्ध घूमर नृत्य, है ना, कौन सा घूमर नृत्य? जल्दी से जो भी आंसर दे सकता है भाई, पहले तो आंसर, जो हमारा वन लाइनर आंसर है वो तो देखो भाई तुम्हें ही देना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, बाकी 1-2 पॉइंट और एक्स्ट्रा बता दूंगा मैं क्या कुछ है। तो देखो, प्रसिद्ध घूमर जो नृत्य है वो राजस्थान राज्य का है। प्रसिद्ध घूमर नृत्य किस राज्य का है? राजस्थान। ठीक है, कहाँ का है? राजस्थान का। ठीक है, इसके बारे में और कुछ पॉइंट लिखते हैं, जैसा कि हर बार करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, ये जो नृत्य है ना, ये मुख्य रूप से किस जाति का है? वो है भील जाति का। भील जाति हमने कहाँ पढ़ा था? भील जाति हमने कहाँ पढ़ा था? आप लाइन बाय लाइन सही से कंबाइन करके लिखना, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, थोड़ा टाइम बचेगा। ये भील जाति ये कहाँ पढ़ा था? याद करो, ये हमने पढ़ा था महाराणा प्रताप की सेना ने जो मुख्य भूमिका निभाई थी ना, वही थी भील जाति। अब भील जाति ने भी क्यों किया था? ये है ना, सरस्वती माता की आराधना के लिए। सरस सरस्वती माता की आराधना के लिए, की आराधना के लिए, है ना, आराधना के लिए विकसित। ठीक है, सरस्वती माता की आराधना के लिए। उसके बाद जो हमारा जो घूमर नृत्य है, ये किसने अपनाया? ये अपनाया राजपूतों ने। किन्होंने? राजपूतों ने।
अब देखो ये कहाँ के लिए लोकप्रिय, इस नृत्य को किया कैसे जाता है, ये जो पॉइंट है, इसे कैसे किया जाता है। इसे एक गोले के जरिए, मान लो कि गोले के जरिए गोला बनाकर और उसमें भी घूम घूम कर, क्या, घूम घूम कर, इसीलिए तो इसे घूमर नृत्य की बोला जाता है। उसके बाद ये जो है ना, किन 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 त्योहारों के लिए लोकप्रिय है, वो भी लिख लो। लोकप्रिय त्योहार कौन कौन से, फर्स्ट तो भाई नवरात्रि, मतलब कुछ और हो ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय होता है वो है नवरात्रि के लिए। उसके बाद एक और पॉइंट ऐड कर लो, वो है होली, ठीक है। और एक पॉइंट, ये जो है ना, ये जो है ना, राजस्थान की संस्कृति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, संस्कृति का प्रतीक है। कौन, घूमर नृत्य। चलो पॉइंट समझ में आया। यहां से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले घूमर नृत्य किस लिए बनाया गया, तो सरस्वती माता की आराधना के लिए, ठीक है। और वो भी किस जाति ने, वो है बेल जाति, ठीक है, क्लियर है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की और कोई इशू नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो भाई ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बार देख लेते हैं इसका क्या पूछा है क्वेश्चन ने, हमें क्या आंसर लिखना है। तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? भाई तुम आंसर, क्या तुम्हें पता है, तुम एक बार कमेंट करो कि क्या तुम्हें इस 12वें का आंसर पता था। भाई जो जो मतलब तुम्हें एक नंबर में आ रहे हैं ना, वो पहले ही कमेंट कर दो भाई, मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों को आ रहा था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसमें भी कहाँ पर, यहाँ पर आराम से पढ़ते हैं, ये है राजस्थान, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में, ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिले में। उसमें भी कहा, इसके किले के अंदर, किले के अंदर हमारा क्या है, विजय स्तंभ स्थित है। अब हम बात करें विजय स्तंभ का जो निर्माण किसने करवाया था, वो करवाया था मेवाड़ के, मेवाड़ के है ना शासक जो थे हमारे, महाराणा कुंभा, महाराणा लिखना, महाराणा कुंभा। और ये कब करवाया, कब करवाया भी पूछ ले तो 1440 से 1448 में, ठीक है। उसके बाद बात करें तो महाराणा कुंभा ने इस किस सेना से बनवाया था, है ना, इसने मालवा व गुजरात की संयुक्त सेना, है ना, गुजरात की संयुक्त सेना पर अपनी शानदार जीत, अपनी जीत, शानदार जीत की स्मृति पर बनवाया था, ठीक है, स्मृति पर बनवाया। आगे देखो, इसमें और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर इसकी संरचना भी देख लेते हैं यार, संरचना ये क्या है, ये 9 मंजिला, ठीक है। उसके बाद ये 9 मंजिला स्तंभ है। उसके बाद क्या बात करें तो आगे इसकी जो हाइट है वो है 37.19 मीटर। और कोई पूछ ले अगर फीट में पूछे तो 122 फीट भी बोल सकते, कन्वर्ट कर लेना बाकी। और इसकी जो सीढ़ियों की संख्या थी, सीढ़ियों की जो संख्या थी वो थी 157। उसके बाद देखो यार, जगह कम तो नहीं पड़ेगी ना, चलो साइड में कर देंगे। ये जो है ना, इसके जो वस्तुकार थे, जो हमारे वस्तुकार, जो हमारे मैप नक्शे वगैरह बनाते हैं ना, वो कौन थे, वो थे जेता। और इनकी भी सहायता किसने की, इनके पुत्रों ने, जिनका नाम था, एक का था नापा, पोमा और पूजा। अब बोलोगे भाई ये क्या नाम आ रहे हैं, तो भाई बात कब की चल रही है, 1440 की, तो भाई ये नाम तो मतलब आम बात है यार, उस टाइम के लिए आम बात है। अब देखो, और इसमें इसका जो एक और, इसे क्या कहता है, इसे क्या कहते हैं, ये जो है ना भारतीय कलाकारों के लिए ना, इसे है ना विश्व कोश बोलते हैं, ठीक है, कलाकारों के लिए, भारतीय कलाकारों के, विश्व कोश कहा जाता है।
इसका मतलब क्या होता है विश्वकोश का मतलब ज्ञान का भंडार। ठीक है, और यहाँ पर क्या है इसकी, ये जो है एक बात और याद रखना, ये जो है ना विष्णु भगवान को समर्पित है और इसकी दीवार पर है ना हिंदू देवी देवताओं के क्या है तस्वीरें। ठीक है, और एक पॉइंट और, ये जो ये किसका प्रतीक चिन्ह है वो भी लिख लेना, प्रतीक चिन्ह यार तुम लोग नोट कर लेना, जगह नहीं है इतनी। ये है ना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और पुलिस का क्या है प्रतीक चिन्ह है। भाई बहुत है, यहाँ से इतनी ज्यादा डिटेल दे दी है, इसको एक बार वापिस से स्किप करके है ना पीछे जाके वापिस से आगे इसे एक बार और अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो क्या है एक बार जरूर देख लेना। तो भाई एक बात मैं पहले बता दूं, मैं जो 40 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 40 क्वेश्चन किए उसमें से तुम्हें वन लाइनर जैसे बस हवा महल का निर्माण किसने करवाया, इतने इतने क्वेश्चन आपने जितने भी मैंने लिखे यहाँ पर किनको किनको आंसर पता था, तो मैंने अब तक 13 क्वेश्चन करवाए, 13 में से कितने आपको पता था भाई एक बार जरूर कमेंट करके बताना। आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पर आंसर कौन दे पाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर नोट करते चलना भाई क्योंकि बहुत काम की चीज है, सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह। कोई पूछ ले कि कब करवाया, कब भी तो पूछ सकते हैं कब, तो कब करवाया 1799 ईस्वी में। ठीक है, किसने इसके जो वस्तुकार थे, एक काम करते हैं हवा महल के बारे में पढ़ते हैं, हवा महल। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है वस्तुकार, सेकेंड हमारे पास है वस्तुकार के बाद, वस्तुकार यानी जो डिजाइनर होता है इसकी आकृति, उसके बाद बात करें तो इसका उद्देश्य और कहाँ स्थित है। ठीक है, कहाँ कहाँ स्थित है, यही लिख लेंगे कहाँ स्थित है, चलो यही लिख लेते हैं कहाँ कहाँ, यहाँ लिख लो कहाँ पर है, तो ये जयपुर शहर के, जयपुर शहर में भी कहा, जयपुर शहर के पैलेस के किनारे स्थित है, पैलेस के किनारे स्थित। अब चलो इन टॉपिक को भाई देखो तुम लोग नोट करते जितने चलोगे उतना फायदा रहेगा, बस एक बार रिवाइज मार लेना, ठीक है ना, बाकी सब कुछ हो जाएगा। वस्तुकार कौन थे, कोई पूछ ले आपसे इसके डिजाइनर कौन थे, मैप बनाने वाले, तो वो थे लालचंद, लालचंद उस्ताद, और ये उस समय के बहुत प्रसिद्ध वस्तुकार थे। ठीक है भाई, वस्तुकार यानी मैं बता रहा हूँ भाई इसका मतलब होता है जो वो मैप बनाने वाले होते, जो वो डिजाइनर होते, कौन, डिजाइनर, उसी को क्या बोलते हैं वस्तुकार। इसकी आकृति है कृष्ण भगवान के मुकुट के समान, कृष्ण भगवान के मुकुट के समान, मुकुट के समान। ठीक है, उसके बाद बात करें इसका जो उद्देश्य था, वो था कि उस समय है ना राजघराने की जो औरतें थी ना वो बिना किसी की नजर में आए, बिना किसी की नजर में आए क्या करे, आराम से शहर को देख सके खिड़कियों के माध्यम से, यह इसका उद्देश्य था। राजघराने की औरतें, की औरतें बिना किसी की नजर में आए शहर देख सके, तुम पूरा लिख लेना शहर देख सके। मैं जो बोल रहा हूं ना भाई वो पूरा नोट करते चलो, तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। शहर क्या है, पूरा देख सके, कहा किन के माध्यम से, खिड़कियों की, खिड़कियों के माध्यम से। अब बात करें तो इसमें जो खिड़कियों की संख्या थी, खिड़कियों की जो संख्या थी वो क्या थी, वो थी 953, और इसे ही क्या बोलते हैं, झरोखे, झरोखे। इन खिड़कियों से क्या होती थी कि ठंडी ठंडी हवा आती थी और महल भी क्या रहता था, ठंडा रहता था। ठीक है भाई, इतना इनफ है ना। एक पॉइंट आया था हमारे पास, एक छोटा सा क्वेश्चन, हवा महल का निर्माण किसने करवाया, एंड जितने टाइप के यहाँ क्वेश्चन बन सकते आपके सामने, आपके सामने भाई राजस्थान के जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीईटी की बात करो, किसी भी एग्जाम की बात करो, राजस्थान जीके अगर आ रहे हो तो भाई
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भाई, वैसे तो इसको इतना पढ़ो उतना कम है भाई, तुम अपनी तरफ से सर्च करके देखना इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी, शुरुआत लिखना भूल गया शायद, शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई वो है, ठीक है। इसका आंसर कौन कौन दे सकता है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कहाँ से हुई थी, एक लाइनर आंसर तो इसका क्या है, नसीराबाद, ठीक है। अब अपन अपने हिसाब से पढ़ेंगे भाई, क्योंकि इतना सा तो इनफ नहीं है। और कब हुई थी, चलो यहाँ यहाँ पर पॉइंट डालते हैं, कहाँ से हुई है, अजमेर, अजमेर के पास स्थित नसीराबाद, 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 अजमेर के पास स्थित नसीराबाद छावनी से हुई, हुई, कब हुई, कोई पूछ ले कब, कब हुई 1857 की क्रांति नसीराबाद छावनी में कब हुई, तो क्या आंसर लिखोगे, जो परफेक्ट 28 मई 1857, ठीक है भाई, क्योंकि कोई ऐसा तो देगा नहीं कि राजस्थान की क्रांति सन नहीं दी, सन तो दिया हुआ होगा, तो परफेक्ट डेट याद रखना, क्योंकि एमसीक्यू में ज्यादातर चांस है कि इस टाइप से आए। और आगे देखिए तो क्या हुआ था ना कि यहाँ पर स्थित सैनिक है ना, 15वीं सेना सैनिक, 15वीं बंगाल, जो हमारे सैनिक थे जो थे नेटिव, कौन से सैनिक थे, नेटिव इन्फेंट्री, इन्फेंट्री, ऐसा ही कुछ नाम है यार उनका, एक बार तुम श्योर कर लेना। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इन जो सेनाओं ने है ना, सैनिकों ने है ना, ब्रिटिश अधिकारियों का विरोध किया, क्या किया, ब्रिटिश अधिकारियों का क्या किया, लिख लेना तुम, विरोध किया, विरोध किया था। उसके बाद क्या हुआ ना कि ये जो खबर है ना, ये मेरठ, मेरठ, मेरठ से ये खबर फैल गई थी, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तैनीत जो यहाँ पर जो तैनात जो सेना थी, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ क्या उठाए, हथियार उठाए, क्या उठाए, हथियार उठाए, क्या उठाए, हथियार। भाई ऐसा तो है नहीं कि एक एक पॉइंट समझा पाऊं, इसीलिए तुम लोग ऊपर ऊपर से ये जो मोटा मोटा तोर होता है वो बता रहा हूँ, बाकी तुम लोग सही से सुन लेना, ठीक है ना। हथियार उठाए, उसके बाद ये राजस्थान के अन्य जगहों पर भी है ना फैल गई, जैसे कि एक तो है हमारा नीमच, कहाँ कहाँ फैले इसके बाद, नसीराबाद की क्रांति के बाद, नीमच व पाली, ठीक है, नीमच व पाली, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, इसमें इतना ही था भाई, क्योंकि इसको आप अपनी तरफ से और कुछ ऐड करना, क्या करना, ऐड करना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, यहाँ हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे, प्रणेता, इसका आंसर दो, चलो भाई प्रणेता, चलो एक काम करते हैं, शुरुआत करने वाला, इसका मतलब क्या होता है, शुरुआत करने वाला। वैसे तो इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या है इसका, इसका लॉजिक कुछ अलग है। देखो शुरुआत करने वाले में किसका नाम आ रहा है हमारे पास, विजय सिंह पथिक, किसका, विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम जो है वो है भूप सिंह, क्या नाम है, भूप सिंह। अब क्या हुआ था ना, ये कब हुआ था, ये आंदोलन कब हुआ था, कब, ये वाला क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था 1897 से, 1897 से लगाकर 1941 तक, ठीक है, 1897 से 1941 तक, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट जो चरण था, फर्स्ट जो चरण था, चरण फर्स्ट, इसमें जो किसानों के साथ जो थे वो थे साधु सीताराम, साधु सीताराम, सीताराम की अहम भूमिका क्या थी, अहम भूमिका। उसके बाद क्या हुआ भाई, चरण दो, ये जो ये कब आए थे, 1897 में आ चुके थे, ये फर्स्ट चरण 1897। उसके बाद हमारे हमारे जो हमारे जो विजय सिंह पथिक है वो आए थे चरण सेकेंड में, विजय सिंह पथिक।
और कब आए ये 1916 में, जो सेकंड चरण था वो 1916 में हुआ। ये आए और इन्होंने है ना विजय सिंह पथिक ने, विजय सिंह ने इस आंदोलन का क्या संभाला, नेतृत्व संभाला और एक नई दिशा दी। क्या दी, नई दिशा। इसी वजह से इस आंदोलन की शुरुआत के लिए इन्हें प्रणेता माना जाता है। उसके बाद बात करें तो इसमें अन्य नेता भी जुड़े थे, अन्य नेता भी इसमें बाद में जुड़े थे। एक तो हमारे पास है जमनालाल, जमनालाल बजाज व माणिक्य, माणिक्य लाल वर्मा भी बाद में इससे जुड़े थे। ठीक है ना भाई, हो गया ये क्वेश्चन भी क्लियर। इसमें भी कुछ पॉइंट हमने देख लिए, एक्स्ट्रा पॉइंट क्या थे। तो भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, श्योर होना। जो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है यहाँ पर, ये रहा। राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला, मतलब जहाँ पढ़ने लिखने वाले ज्ञानी व्यक्तियों की संख्या, ज्ञानी व्यक्तियों की संख्या, ठीक है ना। तो आंसर क्या होने वाला है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है भाई राजस्थान में, तो कौन सा है, वो है जालोर। कितने प्रतिशत है इसमें जालोर में, 54.86%। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है, सेकंड पर है सिरोही। उसके बाद आ रहा है बांसवाड़ा। उसके बाद आ रहा है हमारे पास बांसवाड़े के सॉरी, बांसवाड़ा बाद में है, सिरोही के बाद आने वाला है प्रतापगढ़। फिर हमारे पास है बांसवाड़ा, फिर हमारे पास है बाड़मेर। ठीक है। प्रतिशत में काउंट करना, यहाँ पर कितने हैं, एक चीज और फिर लिखते हैं प्रतिशत। जो राजस्थान का औसत था, राजस्थान का की औसत साक्षरता, ये भी यहीं पर ऐड कर देंगे। ठीक है। वो कितनी है, 66.11%। ठीक है, ऐसे लिख लेना। तो हमारे पास इनकी और देख लेते हैं। हमारे पास जो सिरोही की है वो है यहाँ पर 55.3%। ठीक है। हमारे प्रतापगढ़ में है, यहाँ पर है, यहाँ पर है 56.0%। और यहाँ पर बांसवाड़ा में 56.3%। और हमारे बाड़मेर में है 56.5%। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे जो पुरुषों की, राजस्थान में पुरुषों की है ना, पुरुष, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, पुरुषों की जो संख्या है वो कहाँ, प्रतापगढ़ वो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। जो हमारे पास वो औसत है ना, वो है 69.5%। और जो महिलाओं की है ना, कहाँ पर, जालोर में, जालोर में वो है हमारे पास 38.5%। ठीक है ना, याद रखोगे ना। ये वाला हमारा साक्षरता वाला भी क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने की जरूरत है। राजस्थान की औसत साक्षरता भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर फर्स्ट जो सबसे कम साक्षरता वाला, सबसे उच्च, चलो सबसे उच्च तुम कमेंट करो, सबसे उच्च साक्षरता वाला जिला, वाला जिला। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया है भाई मैंने अपनी तरफ से। अब तुम लोग कहीं से भी इसी में नोट करना, सबसे उच्च वाला भी इसी में नोट कर लेना, चाहे तुम कैसे भी करो, लेकिन मुझे इसका आंसर चाहिए। ठीक है भाई, मुझे इसका आंसर चाहिए। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय ऊर्ध अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। अनुसंधान केंद्र यानी बोल सकते हैं कि एक होता है प्रयोग स्थल, जो वैज्ञानिक वगैरह करते हैं ना, वही वाला, या इसी को बोल देना प्रयोग केंद्र भी बोल सकते हो, प्रयोग केंद्र। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि
क्वेश्चन ने पूछा है ये कहाँ स्थित है राष्ट्रीय, तो आंसर क्या लिखोगे? बीकानेर के, ठीक है, बीकानेर के। हम अपनी स्टाइल से लिख रहे हैं ना, इसका फर्स्ट आंसर वैसे तो सीधा तो मैं बताता हूँ, बट बीकानेर के कौन से क्षेत्र में? जोहड़बीड़ क्षेत्र में, ठीक है, जोहड़बीड़ क्षेत्र में। इस जोहड़बीड़ को एक और क्या बोलते हैं पता है? वो है जोरबीड़। कभी ये भी आ जाए ना तो ये भी वही है, जोरबीड़ से, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, कोई पूछ ले? अनुसंधान राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 5 जुलाई 5 जुलाई 1984, ठीक है, याद रखना। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य पूछ ले, अगर कोई उद्देश्य पूछ ले कि इस राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र का है ना, इसका जो उद्देश्य था वो था ऊंटों का स्वास्थ्य ऊंटों का स्वास्थ्य, प्रजनन व दूध उत्पादों पर प्रयोग, दूध उत्पादों पर प्रयोग। और यह एक पर्यटन की भी जगह है, घूमने की भी। यहाँ पर लोग ऊँटों की सफारी है ना, सफारी 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 कर सकते हैं, अर्थात सवारी, ठीक है। तथा जो हमारा अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र का भ्रमण भी कर सकते हैं, केंद्र का भ्रमण भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? भ्रमण, घूम सकते हैं। और कुछ नहीं है, ज्यादा देख लो, यहाँ से क्या पूछ सकता है? या तो डेट पूछ लेगा, या किन चीजों के लिए इसका जो उद्देश्य था वो भी पूछ ले, अगर तो क्या दोगे? स्वास्थ्य, प्रजनन और दूध उत्पादों पर प्रयोग, ठीक है ना। बीकानेर के जोहड़बीड़ क्षेत्र और या फिर जोरबीड़ क्षेत्र भी आ सकता है। और ऐसा कुछ नहीं है इसमें। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उतार लेना एक बार, है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? पिछोला झील कहाँ स्थित है? भाई आंसर देगा कोई? वैसे तो 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को लगा था कि 40 करेंगे, लेकिन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको देखने में भी इशू होगा। तो 1 आवर का ही वीडियो जाएगा, ज्यादा नहीं है। तो आप लोग क्या करना कि आप लोग अच्छे से, मैं 26 तारीख को एक वीडियो जो सामान्य विज्ञान का वीडियो आए उससे पहले, वो सामान्य विज्ञान का वीडियो दोनों चीजों में काम आएगा। तो ये 26 तारीख को आएगा, तो तब तक के लिए आप 5 दिन में या तो इस वीडियो को एक बार और देख लेना, अगर आपने नोट किया है तो आपकी कॉपी से उतारना। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि कॉपी से देखोगे ना तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बाकी डबल वीडियो भी देख सकते हो अगर आपने नोट नहीं किया है तो। चलो तो देखो, पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? क्या तुम्हें आंसर पता है? कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, ठीक है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में भी ये क्या है, देखो एक पॉइंट लिखो, ये उदयपुर शहर के मध्य, उदयपुर शहर के क्या है? मध्य में स्थित है, मध्य में स्थित है, ठीक है। तुम सही से नोट करना भाई, उदयपुर शहर के मध्य में स्थित है। तथा एक यह क्या है? कृत्रिम, क्या है? कृत्रिम मीठे पानी की झील, कृत्रिम मीठे पानी की झील है, झील। क्या बोला है? प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम, लोगों द्वारा बनाई गई है, ये प्राकृतिक नहीं है। पर कृत्रिम में भी किसके द्वारा? तो ये क्या हुआ था, इसका जो कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1362 में, महाराणा लाखा के शासनकाल में। किसके? महाराणा लाखा के शासनकाल में, लाखा के शासनकाल में, महाराणा लाखा के शासनकाल में बनाई गई थी। वो भी किसके द्वारा? एक बंजारे के द्वारा, एक बंजारे के द्वारा। बाद में क्या हुआ? बाद में हमारे महाराणा उदय सिंह आए, महाराणा उदय सिंह आए, उदय सिंह द्वितीय। और उन्होंने क्या किया? इस झील का क्या किया? विस्तार किया, क्या किया? विस्तार किया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो थोड़ा और आगे एक पॉइंट और देख लो, इस झील के बीच में क्या है? एक प्रसिद्ध ताज
लेक पैलेस स्थित है, लेक पैलेस। तथा एक जग मंदिर स्थित है, एक जग मंदिर स्थित है, याद रखोगे ना। तथा ये अरावली पहाड़ियों के मध्य और ऐतिहासिक घाटियों से क्या हुआ है, गिरे गिरा हुआ है, गिरा हुआ है। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा या नहीं, क्या कोई इशू। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 है। तो हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत किस गांव से हुई। क्वेश्चन है किस गांव से हुई। जल्दी से आंसर दे दो भाई, जल्दी से आंसर दे दो। किस गांव से हुई जल्दी से बता दो। तो किस गांव से हुई मेरे भाई, जल्दी बताओ। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत किस गांव से हुई। तो गांव का नाम है बगदरी गांव, ऐसा ही कुछ नाम है भाई, बगदरी गांव। अब देखो ये तो इनके स्टाइल अलग है, हम अपने तरीके से लिखते एक्स्ट्रा पॉइंट। कहाँ से हुई, नागौर जिले से। नागौर जिले में भी कहाँ से, बगदरी गांव से। ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला हमारा भारत का प्रथम राजस्थान, जो ये व्यवस्था थी हमारी पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना, प्रथम, भारत का प्रथम राज्य बना, प्रथम राज्य बना। ठीक है। उसके बाद बात करें तो इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे। तो वो थे हमारे तत्कालीन तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, ये जो उद्देश्य था ये किस अवसर पर बना, ये जो आयोजन है ना, ये गांधी जयंती, ठीक है, गांधी जयंती के अवसर पर बना। और इसका जो मेन उद्देश्य था तो अ, वो था स्वशासन व लोकतंत्र को मजबूत बनाना। क्या, स्वशासन और लोकतंत्र को मजबूत बनाना। ठीक है, क्लियर है ना। बस इतना ही था भाई, और कुछ नहीं था। यहाँ पर देख लो, नागौर जिले में राजस्थान की व्यवस्था लागू करने में ये भारत का प्रथम राज्य बना राजस्थान हमारा। किसमें, ये जो हमारे पंचायती राज की शुरुआत करने वाला जो गांव था वो कहाँ का था, राजस्थान का, इसलिए क्या बना, प्रथम राज्य बना। ठीक है। उसके बाद देखो तो इसका जो उद्घाटन करता थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ये किस अवसर पर आयोजन किया, तो वो गांधी जयंती के अवसर पर किया। और वो क्यों किया, क्योंकि स्वशासन व लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। ये है हमारे आज के मंसूर का आखिरी क्वेश्चन। एंड भाई इस क्वेश्चन के बारे में हमें आगे भारत जीके में पढ़ना ही पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा कुछ वैसे तो इस वाले क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं कवर करेंगे, क्योंकि हमें भारत जीके में इसे विस्तार से पढ़ना ही पड़ेगा। ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसपे पढ़ना ही पड़ेगा। कर्क रेखा क्या है भाई, ये काल्पनिक रेखा है। बाद में इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इसने पूछा है कर्क रेखा राजस्थान की किन जिलों से होकर गुजरती है। तो किन जिलों से होकर गुजरती है, एक तो हमारे पास है बांसवाड़ा व डूंगरपुर। ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और हमारे जो राजस्थान में है, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी है भाई, 26 किलोमीटर। ठीक है, 26 किलोमीटर। अब देखो क्या होता है कि 21 जून को है ना, 21 जून सूर्य की जो किरण है, सूर्य की किरण, सूर्य की किरण, जो हमारी जो सूर्य की किरण है वो कर्क रेखा पर सीधा, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, लंबवत यानी सीधा चमकता है, सीधा चमकता है, चमकता है। रेखा पर लंबवत सीधा चमकता है। तो सबसे सीधा कहाँ चमकेगा, हमारे बांसवाड़ा पे, बांसवाड़ा। कहाँ, बांसवाड़ा। वह सबसे तिरछा, वह सबसे तिरछा, कोई पूछ ले सबसे तिरछा,
तो क्या बोलोगे? श्री गंगानगर। क्या बोलोगे? श्री गंगानगर। एक बात और नोट करके लिखना कि हमारी जो एकमात्र जो हमारी नदी है माही नदी, वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वह कर्क रेखा को, एकमात्र नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ठीक है ना भाई? ठीक है ना भाई? तो इसी के साथ आज के हम इस वन शॉट को समाप्त करते एंड आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो या ना करो, एक लाइक कर दिया करो, बस एक लाइक ही मांगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों।